हेलो एवरीवन, वेलकम टू शौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 3 मई 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले 2 मई की क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया गया है। 1 मई 1886 को शिकागो में कई हजार मजदूरों ने 8 घंटे के काम की मांग की हड़ताल की थी, जो बाद में हिंसक हो गई और इसमें कई मजदूर मारे गए और कई घायल हो गए थे। इसके बाद ही 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया है। और दोस्तों, भारत और नेपाल ने आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए B2B बैठक की मेजबानी की है। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, और इस बैठक की थीम थी उभरता नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया, और राष्ट्रपति है नेपाल के रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री पुष्यकमल दहल। NHPC और ओसनसन ने भारत में फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी के MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत विकास संगठन है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और ओसनसन भारत एक नॉर्वेजियन कंपनी है। तो इनके बीच में सोलर टेक्नोलॉजी को लेकर MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आलोक शुक्ला ने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जीता है। इसको ग्रीन नोबेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो 1989 में हुई थी। और किसने की थी? अमेरिकी रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन ने की थी। CISF ने हाल ही में दिल्ली पुलिस से संसद की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली है। और अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म को ढूंढा है। और दोस्तों, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है और राष्ट्रपति मॉर्सियो मैक्री, और मुद्रा है अर्जेंटीना पैसो। दोस्तों, जो ये शाकाहारी डायनासोर मिला है इसका नाम है चाकीसोरस नैकुल। इसकी पूंछ नीचे की ओर मुड़ी हुई होती है, और इसमें काफ़ी फुर्ती और गति के कारण ये फेमस था उस समय। ठीक है, और इसकी खोज की जो खबर है वो पत्रिका क्रेटेशियम रिसर्च में विस्तार से दी गई है। और ब्राज़ील में जंगली बिल्ली की एक नई प्रजाति जिसका नाम है क्लाउडेड टाइगर कैट की खोज की है। इस कैट का जो आकार होता है वो नॉर्मल बिल्लियों के जैसा होता है, लेकिन इसका जो रंग है वो बिल्कुल चीते की तरह होता है। ठीक है, और ये ब्राज़ील में की गई है। और ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासिलिया और मुद्रा है ब्राजीलिया रियाल, और राष्ट्रपति है यहाँ की लुइज इनसिया लुला दी सिल्वा। नेक्स्ट, मलेशिया इन्विटेशनल एज ग्रुप इवेंट में युग चैलानी ने अपना तीसरा पदक जीता है। और ये पदक इन्होंने 16-18 आयु वर्ग में जीता है। और कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये एक तैराकी चैंपियन है और युग चैलानी उदयपुर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हर्षित कुमार ने 21वीं एशियाई U20 अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और ये जो चैंपियनशिप है ये संयुक्त अरब अमीरात में की जा रही है। नेक्स्ट, UAE संयुक्त अरब अमीरात विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने जा रहा है। और इस टर्मिनल का नाम है अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसको बनाने में लगभग $35 अरब का खर्च हुआ है, जिसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 2.92 लाख करोड़ रुपए का इसमें खर्च आया है। UAE की बात करूँ, संयुक्त अरब अमीरात, तो इसकी मुद्रा है दिरहम और इसकी राजधानी है अबू धाबी। राष्ट्रपति है यहाँ के मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। दोस्तों, अगर करंट अफेयर की इस क्लास को आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। और करंट अफेयर की ऐसी ही क्लास को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो लाइक कर लें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका के उत्तरी बंदरगाह के विकास की पूरी लागत देगा? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी म्यांमार। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत। भारत श्रीलंका के उत्तरी बंदरगाह के विकास की पूरी लागत देने के लिए तैयार है। ठीक है, भारत श्रीलंका के उत्तरी बंदरगाह। अब कौन सा उत्तरी बंदरगाह? इसका नाम है कांके संथुराई बंदरगाह। इसके नवीकरण के लिए पूरी लागत देने के लिए पूरी लागत कितनी? 61.5 मिलियन 61.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, जिसके अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो लगभग 513 करोड़ रुपए देने के लिए भारत सहमत हुआ है। अब इसमें भारत का क्या फ़ायदा है?
भारत क्यों श्रीलंका के बंदरगाह की नवीकरणीय लागत दे रहा है? तो तमिलनाडु का एक जिला है नागपट्टिनम, और इस जो ये श्रीलंका का उत्तरी बंदरगाह है कांके संथुराई बंदरगाह, तो नागपट्टिनम और कांके संथुराई बंदरगाह के बीच की दूरी है 111 किलोमीटर। ठीक, अब इससे क्या होगा, इस दोनों के बीच की यात्रा जो हो वो सीधी जहाज सेवा के साथ मात्र 3.5 घंटे में ही तय की जा सकती है। दोस्तों श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो इसकी वाणिज्यिक राजधानी है, और आधिकारिक राजधानी की इसकी बात की जाए तो वो श्री जयवर्धनपुर कोटे है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों श्रीलंका ने वाहन आयात पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। दोस्तों ये प्रतिबंध श्रीलंका ने 2022 में लगाया था। इससे श्रीलंका की आर्थिक स्थिति में उथल पुथल हुई, जिस वजह से श्रीलंका ने वाहन आयात पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं। श्रीलंका को भारत ने 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है, और भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में भी शीर्ष पर रहा है, और भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों श्रीलंका और मॉरिशस ने मिलकर यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व में अस्वास्थ्यकर हवा वाले शहरों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? देश नहीं है, कौन शीर्ष पर है? सूची में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी चियांग माई, ऑप्शन सी काठमांडू, ऑप्शन डी बैंकॉक। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी काठमांडू। अस्वास्थ्यकर हवा वाले शहरों की सूची में कौन? काठमांडू शीर्ष पर है। काठमांडू दोस्तों नेपाल की राजधानी है, और अस्वास्थ्यकर का मतलब होता है कि जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा न हो। दोस्तों नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने काठमांडू में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को वायु प्रदूषण अत्यधिक होने के कारण मास्क पहनने का आग्रह किया है। ठीक है, और दोस्तों नई दिल्ली दूसरे नंबर पर है। शीर्ष नंबर पर कौन है? काठमांडू है। नई दिल्ली दूसरे नंबर पर है, सेकंड नंबर पर, और चियांग माई, नई दिल्ली भारत की क्या है? राजधानी है, और चियांग माई थाईलैंड का एक शहर है, और ये तीसरे नंबर पर है। ठीक है, और बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, और ये चौथे नंबर पर है अस्वास्थ्यकर हवा यानी प्रदूषण के मामले, वायु प्रदूषण के मामले में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों नेपाल ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का शुभारंभ किया है, और भारत और नेपाल ने आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए B2B बैठक की मेजबानी की है। B2B बैठक का मतलब बिजनेस टू बिजनेस बैठक। ठीक है, इसकी थीम थी उभरता नेपाल। नेक्स्ट देखते हैं भारत और नेपाल देश। भारत ने नेपाल देश को 35 तो एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस अभी हाल ही में उपहार में दी है, और नेपाल देश की सेना हाल ही में माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने का अभियान चलाएगी। नेक्स्ट देखते हैं नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा, और आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? नेपाल बना। समलैंगिक विवाह समलैंगिक का मतलब होता है LGBT यानी कि लेजिबियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। ठीक है, नेक्स्ट बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ है, और नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनल लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत और किस देश ने दिल्ली में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है? ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी नेपाल। इसका सही आंसर है ये इजराइल और भारत ने किया है दिल्ली में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास। दोस्तों हाल ही में इजराइल और ईरान का संघर्ष चल रहा है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलेम, और राष्ट्रपति यहाँ के इसहाक हरजोग, और प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ। दोस्तों भारत और कुवैत ने सूचना साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और भारत और कंबोडिया देश ने HR विकास यानी ह्यूमन रिसोर्सेस मानव संसाधन विकास समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और जर्मनी ने भारत के छोटे हथियारों की बिक्री से प्रतिबंध हटा दिया है। और जर्मनी ने पहले गैर नाटो सदस्य जितने भी देश थे उन पर क्या प्रतिबंध लगाया हुआ था। भारत एक गैर नाटो सदस्य देश है। गैर नाटो मतलब जो नाटो क्या है? एक उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है जिसका भारत हिस्सा नहीं बन सकता कभी भी। ठीक है, तो जर्मनी ने अपवाद के तौर पर भारत के छोटे हथियारों की बिक्री से अभी हाल ही में प्रतिबंध हटाया है। और भारत फिलीपींस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात करेगा, और ये डील
लगभग 375 मिलियन डॉलर में हुई है। 375 मिलियन डॉलर का मतलब लगभग 3000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरन को नियुक्त किया है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश भी कौन? भारत बना है। और पहला कौन है विश्व में? पहला है चीन। और भारत ने डिजिटल सेवाओं के निर्यात में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। और हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा है। और डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आईआईटी मद्रास की ई प्लेन की इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी कब लॉन्च होगी? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2026, ऑप्शन सी 2027, ऑप्शन डी 2028। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2025। अब दोस्तों आईआईटी मद्रास ने ये टैक्सी क्यों बनाई है? ई प्लेन की इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी क्यों बनाई है? क्योंकि जो शहरी क्षेत्र में भीड़ भाड़ जो हो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसी भीड़ भाड़ को कम करने के लिए आईआईटी मद्रास मार्च 2025 तक इस इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी को लॉन्च करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। हाल ही में बीईएल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए आईआईटी मंडी के साथ समझौता किया है। और आईआईटी जोधपुर ने त्वरित रोग पहचान करने के लिए नैनो सेंसर का आविष्कार किया है। आईआईटी मद्रास में सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया गया है। और भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए केनरा बैंक ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की है। और आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलुज में से एक दुर्लभ धातु टैटलम की खोज की है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। ये सभी हाल ही में आईआईटीज़ के द्वारा हुई घटनाएं हैं, तो इन सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने FY 23 यानी वित्तीय वर्ष 2023 में कोविड के नौकरियों में कितने % वृद्धि का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी 7%। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 5% का अनुमान लगाया है आरबीआई ने अभी हाल ही में। ठीक है दोस्तों, आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 यानी कोविड के बाद में लगभग 58 करोड़ की नौकरियों में बढ़ोतरी हुई है, जो 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार यानी कि 21-22 में कितने थे? 55.3 करोड़, और यानी लगभग 3 करोड़ नौकरियों की क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में DPIIT के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रतिमा सिंह, ऑप्शन बी निधि एस जैन, ऑप्शन सी प्रवीण रंजन, ऑप्शन डी रश्मिता झा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रतिमा सिंह को DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। और प्रतिमा सिंह को इसकी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये प्रतिमा सिंह एक IRS अधिकारी हैं 2009 बैच की। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। प्रवीण रंजन को व्यय विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और रश्मिता झा को NTPC का CBO यानी मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और नरसिंह यादव को WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और WFI का मतलब होता है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय कुश्ती महासंघ। और भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में किसे? सर्वदानंद बरनवाल को नियुक्त किया गया है। और सुनील कुमार यादव को महुआ के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के नए CMD और CEO और MD बने हैं। और दोस्तों निधि एस जैन को कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है। और FIU भारत के निदेशक के रूप में किसे? विवेक अग्रवाल को फिर से नियुक्त किया है। और KKM मिस्त्री को HDFC लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इंटेल जो एक कंप्यूटर चिप निर्माता है, इसने भारत के क्षेत्र प्रमुख के रूप में किसे? संतोष विश्वनाथन को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जयराज षणमुगम, ऑप्शन बी कृष्णा स्वामीनाथन, ऑप्शन सी जगजीत पवाड़िया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना स्टाफ के वॉइस एडमिरल के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है।
मुंबई में इसका पश्चिमी नौसेना का मुख्यालय है और विशाखापट्टनम इसका पूर्वी नौसेना का क्या है, मुख्यालय है। दोस्तों भारतीय नौसेना के सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो हाल ही में कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। और दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब भारतीय नौसेना की जो स्थापना हुई थी वो 26 जनवरी 1950 यानी जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन हुई थी। तो फिर इसका जो दिवस है वो 4 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक, ये ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या था? इस ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची के पाकिस्तानी नौसैनिक अड्डे पर क्या किया था, हमला किया था। ठीक है, और ये ऑपरेशन क्या हुआ था, सफल रहा था। ठीक, तो इस ऑपरेशन के उपलक्ष्य में ही 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी के रूप में संतोष कुमार झा को नियुक्त किया गया है और राजीव सिंघल को टाटा इंटरनेशनल ने प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है और रवि कोटा ने असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है और एयर इंडिया ने जयराज षणमुगम को वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में EZ टैक्स ने किस देश का पहला AI पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी अमेरिका। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत। AI की बात करो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों हाल ही में इंडिया टुडे की AI एंकर सना ने ग्लोबल मीडिया पुरस्कार 2024 जीता है और इंडिया टुडे ने AI एंकर सना को 2023 में भारत की पहली AI एंकर के रूप में पेश किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसकी स्मार्ट प्रणाली का ओडिशा तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी नासा, ऑप्शन डी बार्क। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी DRDO। DRDO ने स्मार्ट प्रणाली का ओडिशा तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोस्तों स्मार्ट का मतलब क्या है? यहाँ पर स्मार्ट का मतलब है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। दोस्तों ये परीक्षण 1 मई 2024 को हुआ है और कलाई आइसलैंड से ये किया गया है। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो ये मिसाइल बनाई गई है इस सुपरसोनिक मिसाइल, तो इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड की बात की जाए तो इसकी स्पीड है 1234 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इस मिसाइल की। और दोस्तों ये कितनी दूरी तक जा सकती है ये मिसाइल? तो ये 623 किलोमीटर और प्लस 20 किलोमीटर यानी कि कुल मिलाकर 643 किलोमीटर जा सकती है। अब मैंने इसको अलग अलग क्यों लिखा है 623 और 20? तो दोस्तों 623 किलोमीटर दूरी तो ये सुपरसोनिक स्पीड से तय कर सकती है और जो 20 किलोमीटर की दूरी है ये टॉर्पीडो स्पीड से तय कर सकती है। दोस्तों ये मिसाइल मिसकोर्स इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर आधारित है। इस सिस्टम का मतलब क्या है? इस सिस्टम के तहत मिसाइल रास्ते में ही अपने दुश्मन के टारगेट को बदल सकती है या फिर इसकी स्पीड को कम या अधिक किया जा सकता है। दोस्तों ये मिसाइल पूरी तरीके से भारतीय जो नौसेना है उसके लिए तैयार की गई है। और भारतीय नौसेना के लिए क्यों तैयार की गई है? क्योंकि ये मिसाइल जो हो दुश्मनों की पनडुब्बी को समुद्र में ही दफन करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे इसका नाम हो स्मार्ट, जैसे इसका स्मार्ट नाम हो वैसे ही इसका स्मार्ट काम भी है। और दोस्तों ये पूरी तरह से स्वदेशी है और ये DRDO ने निर्मित की है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत है। दोस्तों DRDO और भारतीय सेना ने मिलकर MPATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। और ये MPATGM क्या है? इसका मतलब है पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। दोस्तों इसका जो परीक्षण अभी हाल ही में 13 अप्रैल 2024 को किया गया था और ये एक ऐसी मिसाइल है जो दुश्मनों को टैंकों को, वो चाहे कितना भी कवर्ड टैंक क्यों ना हो, उसको पलक झपकते ही उसकी धज्जियां उड़ा सकती है ये मिसाइल। ठीक है, इस मिसाइल को दागने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है और इसकी रेंज कितनी है? तो ये 200 मीटर से 2.5 किलोमीटर तक के टारगेट को निशाना बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों हाल ही में DRDO के द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन किया है और DRDO ने स्वदेशी तकनीक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। और दोस्तों
इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ने अभी हाल ही में हिमालय के ग्लेशियरों के अप्रत्याशित रूप से पिघलने पर क्या चेतावनी जारी की है? क्यों की है? क्योंकि देखो जो भारतीय हिमालय हैं उसमें हिमनद जो हों तो उन हिमनदों में 676 जो झीलें हैं, हिमनद झीलें हैं, उनमें जो पानी की मात्रा है वो लगभग दुगने से भी ज़्यादा हो गई है, जो एक ग्लोब के खतरों को क्या कर रही है? इंडिकेट कर रही है। तो इसरो ने अभी हाल ही में ग्लेशियरों के अप्रत्याशित रूप से पिघलने पर चेतावनी जारी की है। नेक्स्ट, इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए बेंगलुरु में दिगंतारा मुख्यालय खोला है। और दोस्तों अभी हाल ही में नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ? जापान के साथ समझौता किया है। और नासा ने सौर ऊर्जा से चलने वाला यानी सूर्य की ऊर्जा से चलने वाला संचालित यानी चलने वाला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित 8 हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियों में से पहली को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए चीन ने 8 हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी में से सबसे पहली पनडुब्बी को लॉन्च किया है। ठीक है। और दोस्तों पाकिस्तान की नौसेना में पहले काफ़ी मात्रा में पनडुब्बी थी, लेकिन 4 दिसंबर 1971 में भारतीय नौसेना ने जो ऑपरेशन ट्राइडेंट किया था उसमें पाकिस्तान की काफ़ी सारी पनडुब्बियों को क्या किया था? नष्ट कर दिया गया था। और तब से पाकिस्तान की नौसेना क्या हो गई थी? कमज़ोर हो गई थी। लेकिन अब चीन की सहायता से इसे ये पनडुब्बी खरीद क्या रहा है, यानी कि ये मान के चलिए लगभग इसको उपहार में ही मिल रही है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर करंट अफेयर की ऐसी ही क्लास देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।